पुराने समय की बात है। कराकरम देश पर एक राजा राज करता था, जिसका नाम असफंदियार था। राजा असफंदियार बहुत नेक और न्याय करने वाला राजा था, लेकिन उसकी एक अजीब आदत थी कि वो फरियाद लेकर आने वाले को पहले जी भरकर थप्पड़ मारता, उसके बाद उसकी बात सुनता और फिर उसके साथ पूरा पूरा न्याय करता। राजा की इस अजीब आदत की वजह से न्याय मांगने आने वाले डरे हुए रहते थे, क्योंकि जब कभी राजा थका हुआ होता तो फिर वो अपने जल्लाद को कहता कि फरियाद लेकर आने वाले को मारे। इस तरह फरियाद लेकर आने वाला बुरी तरह पिट जाता। लोग राजा की इस अजीब आदत से बहुत परेशान थे, लेकिन किसी की हिम्मत न थी कि वो राजा को मना करता, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जो शिकायत करेगा राजा उसे थप्पड़ मारेगा। इसलिए राजा के पास इसी वजह से फरियादी बहुत कम आते थे। बूढ़े और कमजोर लोग तो बिल्कुल ही ना आते और डर का घूंट पीकर धीरज रख लेते। एक दिन राजा अपने साथियों के साथ जंगल में शिकार खेल रहा था कि एक हिरण का पीछा करते हुए वो रास्ता भूलकर किसी अनजानी जगह आ निकला। पहले तो उसने रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब वो थक गया और रात भी होने लगी तो उसने रात बिताने की जगह की तलाश शुरू कर दी। जिस जंगल में वो मौजूद था वो बहुत ही भयानक जंगल था। उसमें हिंसक जानवरों और डरावने अजगरों की भरमार थी, इसलिए उसे किसी सुरक्षित जगह की तलाश थी। आखिरकार राजा ने एक पेड़ को चुना और पहले ऊपर चढ़कर उसने पेड़ की अच्छी तरह जांच की कि कहीं उस पर कोई सांप या अजगर तो नहीं रहता, और फिर तसल्ली कर लेने के बाद वो पेड़ की टहनियों में आराम से बैठ गया। रात चूंकि हो गई थी और हर तरफ गहरा अंधेरा छा गया था और राजा भी थका हुआ था, इसलिए उसको जल्दी नींद आ गई। उसने अपना घोड़ा आजाद छोड़ दिया था ताकि वो अपना बचाव भी करे और घास वगैरह भी चर ले। उसका घोड़ा इस दौरान घूमता फिरता ना जाने कहाँ चला गया। राजा सोया हुआ था कि अचानक किसी के रोने की आवाज सुनकर वो चौंक पड़ा। ये इंसानी आवाज थी, इसलिए उसने चौंक कर इधर उधर देखा कि इस वक्त जंगल में कौन रो रहा है। आंखें खोलते ही वो हैरानी के मारे इस तरह उछला कि पेड़ से गिरते गिरते बचा। उसने देखा कि जिस पेड़ पर वो बैठा हुआ था उसके नीचे तेज रोशनी हो रही थी और उसने एक बूढ़ी औरत को जमीन पर बैठे सिर झुकाए रोते हुए देखा। उसके सामने एक सुंदर सी कुर्सी रखी हुई थी, जिसकी लंबाई चौड़ाई इतनी बड़ी थी कि उस कुर्सी पर 5 आदमी एक साथ बैठ सकते थे। कुर्सी सोने की बनी हुई थी और बहुत सुंदर थी। कुर्सी के दोनों तरफ 2 डरावनी शक्ल वाले देव खामोश खड़े थे। राजा ये नजारा देखकर बहुत डर गया और सहम गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि जंगल में से 50 के करीब लंबे लंबे और भयानक शक्ल वाले देव उस कुर्सी की तरफ आए। उनमें सबसे आगे एक देव था जिसने शाही कपड़े पहन रखे थे और उसकी सफेद लंबी दाढ़ी थी। उसके सींगों पर एक सुंदर मुकुट रखा हुआ था। वो आकर उस कुर्सी पर बैठ गया, जबकि बाकी देव उसके पीछे लाइन बनाकर खड़े हो गए। बूढ़ी औरत, तुमने हमारे सामने गुहार लगाई है, हम तुम्हारी बात सुनने के लिए आ गए हैं। बोलो, क्या कहती हो? कुर्सी पर बैठे हुए बूढ़े देव ने बड़े नरम लहजे में कहा, ए परिस्तान के राजा, तेरा प्रताप बना रहे। तूने मुझ बूढ़ी औरत पर बड़ी कृपा की है कि उसकी बात सुनने यहां आ गए हो। बूढ़ी औरत ने सिर उठाकर कहा। रोने की वजह से उसकी आवाज भारी हुई थी। हम फरियादियों की पुकार सुनते हैं। तुमने हमें याद किया है, इसलिए हम आ गए हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? परिस्तान के राजा ने कहा। परिस्तान के राजा, मेरी इकलौती बेटी को एक देव उठाकर ले गया है। बूढ़ी औरत ने कहा। देव उठाकर ले गया है? कौन है वो अभागा देव जिसने ये हरकत की है? हालांकि हमने सख्ती से परिस्तान के तमाम देवों को आदेश दे रखा है कि वो किसी इंसान को तंग ना करें। परिस्तान के राजा ने बहुत कड़क आवाज में कहा। मुझे उसका नाम तो मालूम नहीं है, राजा जी। बूढ़ी औरत ने सिर हिलाते हुए कहा। प्रधानमंत्री को बुलाया जाए। राजा ने गुस्से में पीछे खड़े हुए देवों से कहा।
आदेश का पालन होगा राजा जी, एक देव ने सम्मान के साथ कहा और दूसरे पल गायब हो गया। कुछ पलों बाद जब वो प्रकट हुआ तो उसके साथ एक बूढ़ा सा देव था जिसने अच्छे कपड़े पहन रखे थे। सेवक हाजिर है राजा जी, बूढ़े ने सिर झुकाकर कहा। प्रधानमंत्री, ये बूढ़ी औरत हमारे पास फरियाद लेकर आई है कि इसकी बेटी को किसी देव ने उठा लिया है। कौन है वो अभागा देव? जल्दी बताओ ताकि उसे हम कठोर सजा दें। परिस्तान के राजा ने कड़क आवाज में कहा। राजा जी, मैंने पता किया है कि बूढ़ी औरत की बात गलत है। उसकी बेटी परी जमाल को किसी देव ने नहीं उठाया, बल्कि उसे एक जादूगर रामिश उठाकर ले गया है। ये दूसरी बात है कि वो जादूगर अक्सर देव की शक्ल और सूरत में रहता है। बहुत शरारती और बुरे स्वभाव का जादूगर है। उसने काले रेगिस्तान में जादू के बल से एक बड़ा किला बना रखा है जिसके अंदर एक बड़ा गुंबद है। ये गुंबद भी जादू का है और उसमें उस बूढ़ी औरत की बेटी परी जमाल कैद है। प्रधानमंत्री ने बहुत सम्मान के साथ जवाब दिया। रामिश जादूगर, लेकिन हमारा जादूगरों से क्या लेना देना है? अगर उसे किसी देव ने उठाया होता तो फिर हम उसे सजा देते, लेकिन जादूगर इंसान होते हैं, चाहे वो किसी देव की शक्ल में ही क्यों न रहता हो। बहरहाल वो इंसान है, इसलिए हम अपने कानून के अनुसार किसी इंसान को कुछ नहीं कह सकते। बूढ़ी औरत, तुमने गलत जगह गुहार लगाई है। तुम अपने राजा के पास जाकर फरियाद करो। कौन है तुम्हारा राजा? परिस्तान के राजा ने पूछा। हुजूर, हमारा राजा कराकरम देश का राजा असफंदियार है। बूढ़ी औरत ने कहा। कराकरम देश का राजा असफंदियार तो बहुत नेक और न्याय करने वाला राजा है। तुम उसके पास जाकर फरियाद करो, वो तुम्हारी जरूर मदद करेगा। परिस्तान के राजा ने कहा। हुजूर, वो नेक और न्याय करने वाला राजा जरूर है, लेकिन मैं बूढ़ी और कमजोर औरत हूं, उसके पास कैसे फरियाद कर सकती हूं? बूढ़ी औरत ने रोते हुए कहा। क्या मतलब? क्या बूढ़े और कमजोर लोग फरियाद नहीं कर सकते? परिस्तान के राजा ने हैरान होते हुए कहा, और पेड़ पर बैठा हुआ राजा असफंदियार भी बूढ़ी औरत की बात सुनकर चौंक पड़ा। हुजूर, क्या बताओ, कराकरम देश के हजारों बूढ़े राजा से फरियाद नहीं कर सकते और खून के घूंट पीकर चुप रह जाते हैं, क्योंकि हमारे राजा की आदत है कि जो उसके पास फरियाद लेकर जाता है, पहले वो उसे खूब मारता है या अपने जल्लाद से पिटवाता है, उसके बाद उसकी बात सुनता है। मैं बूढ़ी औरत हूं, राजा की मार सहन नहीं कर सकती। मैं तो फरियाद से पहले ही मर जाऊंगी। बूढ़ी औरत ने रोते हुए कहा। ओह, ये तो बड़ी गलत बात है। फरियाद करने वाले का तो सम्मान किया जाता है। ये कैसा न्याय है कि फरियाद करने वाले को मारा जाए? परिस्तान के राजा ने हैरानी से कहा। हुजूर, राजा जो ठहरे कोई शिकायत भी नहीं कर सकता, सब मजबूर है। बूढ़ी औरत ने जवाब दिया। उसका कोई बेटा नहीं है? परिस्तान के राजा ने सोचते हुए पूछा। श्रीमान, उसका एक बेटा राजकुमार परवेज है, लेकिन उसे शिकार खेलने से ही फुर्सत नहीं मिलती। वो किसी के साथ क्या न्याय करेगा? बूढ़ी औरत ने कहा। प्रधानमंत्री, इसका क्या समाधान हो सकता है? इस बूढ़ी औरत को क्या करना चाहिए? परिस्तान के राजा ने अपने प्रधानमंत्री से कहा। हुजूर, उस जादूगर का मुकाबला कोई इंसान ही कर सकता है। हम क्या बताएं? वैसे हुजूर, इसे चाहिए कि किसी ना किसी तरह राजकुमार परवेज को तैयार करें। वो बहुत बहादुर और दयालु राजकुमार है, वो जरूर इसकी मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने सम्मान के साथ जवाब देते हुए कहा। हां, अब और क्या हो सकता है बूढ़ी औरत? हम मजबूर हैं, तुम अपने राजा और राजकुमार से बात करो। परिस्तान के राजा ने दुखी मन से कहा और साथ ही उसने जोर से ताली बजाई और दूसरे पल राजा समेत तमाम देव गायब हो गए। बूढ़ी औरत भी साथ ही गायब हो चुकी थी और हर तरफ दोबारा अंधेरा सा छा गया था। राजा पेड़ पर खामोश बैठा हुआ था और दिल में बहुत शर्मिंदा हो रहा था कि वाकई उसकी फरियादियों को मारने वाली आदत बहुत गलत है। असल में उसने ये आदत इसलिए अपनाई थी
कि एक बार एक फरियादी उसके सामने हाजिर हुआ। तो जब उसकी फरियाद सुनकर राजा ने जांच की तो पता चला कि उसने झूठी कहानी सुनाई है। उस पर राजा ने बहुत गुस्सा किया और उसने फरियादी को खूब मारा था, और उसके बाद ये उसकी आदत सी हो गई थी। इसका मकसद सिर्फ इतना होता था कि लोग डर के मारे झूठी फरियाद ना करेंगे। लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि उसकी इस आदत ने बूढ़े और कमजोर लोगों को वाकई फरियाद से रोक रखा है। उसने दिल ही दिल में अपनी इस आदत से तौबा की और कसम खाई कि आगे से वो फरियादियों को मारने के बजाय उनका सम्मान करेगा। लेकिन अब मसला ये था कि ये बूढ़ी औरत कौन थी और वो उसे कहाँ तलाश करे, और फिर ये रामिश जादूगर उसका मुकाबला कौन करेगा। बहरहाल उसने ये तय कर लिया था कि अपने देश पहुंचते ही वो मुनादी करा देगा कि राजा ने अपनी खराब आदत छोड़ दी है और आगे से किसी फरियादी को मारा नहीं जाएगा, बल्कि उसका सम्मान किया जाएगा। और फिर वो खुद इस बूढ़ी औरत को तलाश करके उस रामिश जादूगर का मुकाबला करेगा। इसी तरह राजा सारी रात सोचता रहा। सुबह होते ही वो पेड़ से नीचे उतरा और उसने अपने घोड़े की तलाश शुरू कर दी। और फिर उसे ये देखकर खुशी हुई कि उसका घोड़ा एक गुफा में छुपकर जंगली जानवरों से बच गया था। वो घोड़े पर सवार हुआ और उसने एक बार फिर अपने देश का रास्ता तलाश करना शुरू कर दिया। और फिर अल्लाह की मदद उसके साथ हो गई और उसने जल्द ही रास्ता तलाश कर लिया, और वो घोड़ा दौड़ाता हुआ अपने देश की सीमा में पहुंच गया। उसके शिकार के साथी उसकी तलाश से निराश होकर वापस चले गए थे, और उन्होंने राजकुमार परवेज को राजा के गायब होने की खबर दे दी थी। राजकुमार बहुत परेशान था, और जिस वक्त राजा वापस पहुंचा तो वो उसे तलाश करने के लिए अपने महल से निकल रहा था। राजा के आने की खबर सुनकर वो शाही महल की तरफ रवाना हो गया। इधर राजा ने वापस आते ही प्रधानमंत्री को बुलाकर हिदायत कर दी थी कि वो पूरे देश में घोषणा करा दे कि आगे से फरियादी बिना डरे अपनी बात कहें, उन्हें बिल्कुल ना मारा जाएगा। प्रधानमंत्री भी राजा की इस आदत से तंग था, इसलिए वो भी खुश हो गया था। राजा अपने कमरे में बेचैनी में टहल रहा था और उस बूढ़ी औरत को तलाश करने की योजना सोच रहा था कि द्वारपाल ने राजकुमार परवेज के आने की खबर दी। राजा ने उसे हाजिर होने की इजाजत दे दी और राजकुमार परवेज अंदर आकर खुशी के मारे राजा से लिपट गया। पिताजी, आपके गायब होने ने हमें बहुत परेशान कर दिया था। राजकुमार परवेज ने खुशी से कांपती आवाज में कहा। हम गायब नहीं हुए थे, बल्कि अब हमने अपने आप को तलाश कर लिया है। गायब तो हम पहले थे। राजा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। पिताजी, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। राजकुमार परवेज ने हैरान होते हुए जवाब दिया, और राजा असफंदियार ने पेड़ पर बैठने से लेकर बूढ़ी औरत और परिस्तान के राजा के बीच होने वाली तमाम बातें शब्द दर शब्द राजकुमार परवेज को सुना दी, और साथ ही ये भी कहा कि अब हमने फरियादी को मारने से तौबा कर ली है। पिताजी, आपने सही फैसला किया है, और मैं भी शर्मिंदा हूं कि वाकई मैं सारा वक्त शिकार में बिता देता हूं, जबकि मुझे अपनी प्रजा की मुश्किलों में उनकी मदद करनी चाहिए। इसलिए मैं भी आज से वादा करता हूं कि शिकार के बजाय अपनी प्रजा के दुख दर्द में शामिल रहूंगा, और आप चिंता ना करें। उस बूढ़ी औरत को तलाश करना और उसकी बेटी को उस जादूगर की कैद से रिहाई दिलाना मेरा फर्ज है। राजकुमार परवेज ने कहा, और राजा ने खुश होकर उसे गले से लगा लिया। लेकिन राजकुमार, वो जादूगर है, तुम उसका मुकाबला कैसे करोगे? राजा ने चिंता भरे लहजे में कहा। वो जादूगर है तो क्या हुआ? मजलूम की मदद करने वाले की मदद अल्लाह खुद करते हैं, और जिसकी मदद अल्लाह करे उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राजकुमार ने कहा, और राजा ने सिर हिला दिया। तुम सही कह रहे हो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। जाओ, उस बूढ़ी औरत को तलाश करो और फिर उसकी बेटी को छुड़ा लाओ और हमारे सामने पेश करो, ताकि हम तुम पर गर्व कर सकें। राजा ने उसे आज्ञा देते हुए कहा, और राजकुमार प्रणाम करके राजा के खास कमरे से निकला और सीधा अपने महल में आ गया, जहां उसके शिकार के दोस्त इकट्ठे थे। राजकुमार जी,
काले जंगल में सुना है कि बड़ा शिकार है। एक दोस्त ने कहा, आज से मेरा शिकार जालिम है। मैं अब जानवरों का नहीं बल्कि जालिमों का शिकार खेलूंगा। राजकुमार परवेज ने कहा, जालिमों का शिकार? हम समझे नहीं राजकुमार जी। सब दोस्तों ने हैरानी से कहा, और जब राजकुमार ने उन्हें सारी बात बताई तो वो भी सब बहुत खुश हुए। अब पहला काम तो उस बूढ़ी औरत को तलाश करना है। राजकुमार ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, राजकुमार जी, मैं एक ज्योतिषी को जानता हूं। वो कोई पेशेवर ज्योतिषी नहीं है, लेकिन है बहुत माहिर। वो अगर चाहे तो सब कुछ बता सकता है। अगर आप आदेश दें तो मैं उसे बुला लाऊं। एक दोस्त ने कहा, बुलाने की जरूरत नहीं, मैं खुद उसके पास जाऊंगा। आओ, मेरे साथ चलो, राजकुमार ने उठते हुए कहा, और फिर वो उस दोस्त को साथ लेकर घोड़ा दौड़ाता हुआ उस ज्योतिषी के घर पर पहुंच गया। ज्योतिषी एक बूढ़ा आदमी था। उसे जब राजकुमार के अपने घर पर आने का पता चला तो वो बहुत हैरान हुआ। हुजूर, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। ज्योतिषी ने बाहर आते हुए डरते डरते कहा, अरे नहीं बाबा, हम तो तुमसे कुछ पूछने आए हैं। तुम बूढ़े आदमी हो, इसलिए तुम्हें अपने पास बुलाने के बजाय हम खुद तुम्हारे पास आ गए हैं। राजकुमार ने हंसते हुए कहा, यह तो आपने मेरा सम्मान बढ़ाया है राजकुमार जी। बूढ़े ज्योतिषी ने बहुत खुशी के साथ कहा, और फिर उसने राजकुमार और उसके दोस्त को कमरे में ले जाकर बैठा दिया। आदेश दीजिए हुजूर, मैं क्या सेवा कर सकता हूं? बूढ़े ज्योतिषी ने सम्मान के साथ कहा, और राजकुमार ने बूढ़ी औरत और उसकी बेटी के बारे में सारी बात बता दी, और साथ ही कहा कि वो उस बूढ़ी औरत को तलाश करने के लिए उसके पास आए हैं। अभी पता कर देता हूं हुजूर, ज्योतिषी ने सिर हिलाते हुए कहा, और फिर उसने कागज कलम लेकर हिसाब किताब लगाना शुरू कर दिया। राजकुमार जी, वो बूढ़ी औरत बड़े मोहल्ले के घर में रहती है। उसके घर की निशानी यह है कि उसका रंग लाल है। और राजकुमार जी, एक और बात भी बता दूं कि वो बूढ़ी औरत कोई आम औरत नहीं, बल्कि मुल्क शाम नगर की रानी है, और उसकी बेटी परी जमाल असल में राजकुमारी परी जमाल है। राजकुमारी परी जमाल जब छोटी थी तो उसके चाचा ने उसके पिता शाम नगर के राजा की हत्या कर दी थी। वो रानी और राजकुमारी को भी मारना चाहता था कि रानी मासूम राजकुमारी को उठाकर वहां से भाग निकली, और यहां पहुंचकर वो एक आम औरत की तरह जिंदगी बिताने लगी, ताकि राजकुमारी के चाचा को उसका पता न चल सके। ज्योतिषी ने सम्मान के साथ कहा, ओह, तो ये बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। बूढ़े ज्योतिषी, तुमने हमारा बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है। अब हम उस रानी को खुद ढूंढेंगे। राजकुमार ने खुश होते हुए कहा, और साथ ही जेब से अशर्फियों की भरी हुई एक थैली भी इनाम के तौर पर ज्योतिषी को दे दी। बूढ़ा ज्योतिषी इतनी बड़ी दौलत पाकर बहुत खुश हुआ। राजकुमार जी, अगर आप रामिश जादूगर से मुकाबला करना चाहते हैं तो कृपया आप लाल पहाड़ में रहने वाले बुजुर्ग के पास जरूर जाएं। वो अल्लाह वाले बुजुर्ग हैं। अगर वो आपकी मदद के लिए तैयार हो गए तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। बूढ़े ज्योतिषी ने कहा, और राजकुमार ने उसका शुक्रिया अदा किया, और फिर वो अपने दोस्त को साथ लिए बड़े मोहल्ले में पहुंच गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने लाल घर तलाश कर लिया। बूढ़ी औरत घर में मौजूद थी। उसे जब राजकुमार के आने का पता चला तो वो बहुत खुश हुई। राजकुमार जी, आप और यहां? बूढ़ी औरत ने हैरान होकर कहा। राजकुमार परवेज मुल्क शाम नगर की रानी को प्रणाम करता है और बहुत शर्मिंदा है कि उसने आज तक आपकी खोज खबर नहीं ली, लेकिन अब वो उसकी कमी पूरी कर देगा और राजकुमारी परी जमाल को रामिश जादूगर के कब्जे से छुड़ाएगा। राजकुमार ने कहा, और बूढ़ी औरत का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। ये आप क्या कह रहे हैं? राजकुमार जी, मैं तो एक गरीब बूढ़ी औरत हूं। बूढ़ी रानी ने कहा, हम सब कुछ जान गए हैं, इसलिए अब छुपाने की जरूरत नहीं। राजकुमार परवेज ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर उसने सारी बात उसे बता दी। ओह, तो राजा साहब उस वक्त पेड़ पर मौजूद थे। शायद परिस्तान के राजा ने इसीलिए उस जगह दरबार लगाया था। बहरहाल, मुझे खुशी है कि मेरी वजह से सबका फायदा हो गया है।
बूढ़ी औरत ने खुश होते हुए कहा, बूढ़ी रानी, हम राजकुमारी परी जमाल को छुड़ाना चाहते हैं, तुम हमें उसकी इजाजत दो। राजकुमार ने कहा, राजकुमार जी, मैं तो चाहती हूं कि मेरी बेटी उस जादूगर के कब्जे से आजाद हो, लेकिन आप उस जादूगर का मुकाबला कैसे करेंगे? वो तो सुना है कि बहुत खतरनाक और जालिम जादूगर है। बूढ़ी रानी ने कहा, तुम उसकी चिंता ना करो, अल्लाह की मदद मेरे साथ होगी। तुम बस इजाजत दो, क्योंकि उसके लिए तुम्हारी इजाजत जरूरी है। राजकुमार ने जोर देते हुए कहा, और बूढ़ी रानी ने ना सिर्फ उसे इजाजत दे दी, बल्कि उसे बहुत सारी दुआएं भी देने लगी। ये आप 2 थैलियां रख लें। हमारी गैर मौजूदगी में हमारा ये दोस्त आपका हर तरह से ख्याल रखेगा। हम इंशाअल्लाह जल्द ही राजकुमारी परी जमाल को छुड़ाकर ले आएंगे। राजकुमार ने कहा, और अशर्फियों से भरी हुई 2 थैलियां देकर वो बूढ़ी रानी के घर से बाहर आ गया। उसने अपने दोस्त को बूढ़ी रानी का हर तरह से ख्याल रखने के लिए कहा। उसके दोस्त ने साथ जाने की जिद की, लेकिन राजकुमार ने उसे मना कर दिया, और फिर वो घोड़ा दौड़ाता हुआ सीधा लाल पहाड़ की तरफ बढ़ गया, ताकि उस बुजुर्ग से मुलाकात करे जिसका पता बूढ़े ज्योतिषी ने बताया था। लाल पहाड़ पर पहुंचते ही राजकुमार घोड़े से उतरा और उसे एक चट्टान के साथ बांधकर वो लाल पहाड़ पर चढ़ने लगा। अभी राजकुमार थोड़ा ही ऊपर गया था कि उसने एक बूढ़े आदमी को एक बड़ी चट्टान के ऊपर बैठे इबादत में मसरूफ देखा। राजकुमार परवेज समझ गया कि यही वो बुजुर्ग है जिसके लिए बूढ़े ज्योतिषी ने कहा था। इसलिए वो चट्टान के साथ ही नीचे सम्मान के साथ बैठ गया, ताकि जब बुजुर्ग इबादत से फारिग हो तो उनसे मदद के लिए कहें, राजकुमार, हमें खुशी है कि तुमने प्रजा के दुख दर्द में शामिल होने का फैसला कर लिया है। हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। बुजुर्ग ने इबादत से फारिग होकर राजकुमार से कहा, आपकी कृपा होगी हुजूर। राजकुमार परवेज ने सिर झुकाते हुए जवाब दिया, ये लो, ये अंगूठी अपनी उंगली में पहन लो। जब तक ये अंगूठी तुम्हारी उंगली में रहेगी, तुम पर जादू असर नहीं करेगा। बुजुर्ग ने अपनी उंगली में पहनी हुई एक अंगूठी उतारकर राजकुमार की तरफ बढ़ाते हुए कहा, और राजकुमार ने सम्मान के साथ अंगूठी बुजुर्ग से लेकर उन्हें प्रणाम किया और फिर अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। सुनो राजकुमार, रामेश जादूगर बहुत चालाक और धूर्त आदमी है। उसे देव बनने का बड़ा शौक है, इसलिए वो अक्सर देव के रूप में रहता है। उसका जादू तो तुम पर असर नहीं करेगा, लेकिन वो बहुत धूर्त भी है। वो तुम्हारा मुकाबला चालाकी से भी कर सकता है, इसलिए तुमने हर कदम पर अपनी बुद्धि को भी इस्तेमाल करना है। बुजुर्ग ने राजकुमार को समझाते हुए कहा, ठीक है श्रीमान, अब आप मुझे ये बता दे कि उस जादूगर का किला कहाँ है, ताकि मैं वहां पहुंच सकूं। राजकुमार ने सम्मान के साथ कहा, वैसे तो उसका किला बहुत दूर है। अगर घोड़े पर सफर करो तो 10 साल भी वहां तक ना पहुंच सकोगे। तुम ऐसा करो कि घोड़े पर बैठकर यहां से पास वाली नदी पर पहुंच जाओ। वहां जाकर तुम्हें एक बौना मिलेगा, वो तुम्हें रामेश जादूगर तक पहुंचा देगा। बुजुर्ग ने उसे समझाया और राजकुमार परवेज प्रणाम करके वापस आया। उसने अपना घोड़ा खोला और फिर उस पर सवार होकर नदी की तरफ चल दिया। 2 घंटे तक लगातार सफर करने के बाद वो नदी के किनारे पहुंच गया। अब उसे उस बौने की तलाश थी, लेकिन वहां उसे कोई बौना नजर न आ रहा था। वो घोड़े से उतरकर इधर उधर देखता रहा, और जब उसे बौना नजर न आया तो वो निराश होकर वहीं नदी के किनारे बैठ गया। राजकुमार जी, आप तो इतनी जल्दी निराश हो गए, मैं आ गया हूं। अचानक राजकुमार के कानों में एक बारीक सी आवाज पड़ी, और राजकुमार ने चौंक कर देखा तो उसके बाईं तरफ एक छोटा सा बौना खड़ा था, जिसने सिर पर फुंदने वाली टोपी पहन रखी थी। ओह, मैं तुम्हें ही तलाश कर रहा था। मुझे रामेश जादूगर के किले तक पहुंचा दो। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तो मैं पहुंचा देता हूं, लेकिन राजकुमार जी, रामेश बहुत बड़ा जादूगर है। बुजुर्ग जब उसे जानते थे उस वक्त वह छोटा जादूगर था, इसलिए उन्होंने तुम्हें ये अंगूठी दे दी है।
ये अंगूठी छोटे जादू को तो रोक सकती है, लेकिन बड़े जादू को नहीं रोक सकती। बौने ने कहा, कोई बात नहीं, बड़े जादू को अल्लाह रोकेगा। राजकुमार ने कहा, बहुत खूब, मुझे तुम्हारा जवाब बहुत पसंद आया है। इसी खुशी में आप मेरी ये टोपी ले जाएं। जहां खतरा होगा, ये टोपी आपकी मदद करेगी। आप सिर्फ इसे हाथ में लेकर कहेंगे कि बौने की टोपी मेरी मदद करो। बौने ने सिर पर पहनी हुई लंबी सी फुंदने वाली टोपी उतारकर राजकुमार के हवाले करते हुए कहा, और राजकुमार ने उसका शुक्रिया अदा किया। अब तुम आंखें बंद कर लो, और जब तक मैं ना कहूं आंखें ना खोलना। बौने ने कहा, और राजकुमार ने सिर हिलाते हुए आंखें बंद कर ली। आंखें बंद होते ही राजकुमार को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो हवा में उड़ रहा हो। उसके कदमों के नीचे से जमीन गायब हो गई थी। काफी देर तक इसी तरह उसे उड़ने का एहसास होता रहा। फिर अचानक उसका शरीर ठहर गया। अब आंखें खोल दो राजकुमार। बौने की आवाज उसके कानों में पड़ी और राजकुमार ने आंखें खोल दी। उसने देखा कि वो एक काले रंग के रेगिस्तान में खड़ा है और दूर रेगिस्तान के अंदर एक बहुत शानदार किला नजर आ रहा था, बिल्कुल शाही किलों की तरह विशाल और मजबूत। राजकुमार समझ गया कि यही किला रामेश जादूगर का ठिकाना होगा, इसलिए वो तेज तेज कदम उठाता किले की तरफ चल पड़ा। लेकिन अभी वो किले की तरफ पहुंचा ही था कि उसे आसमान से सायसानी की तेज आवाज सुनाई दी। राजकुमार ने चौंक कर ऊपर देखा और फिर उसने तेजी से तलवार निकाल ली। आसमान पर एक लंबी गर्दन वाला भयानक पक्षी उड़ रहा था। उसके बड़े बड़े दांत थे और लाल आंखों में दरिंदगी थी। गर्दन पर लंबे लंबे बाल थे और दिखने में ये पक्षी बहुत घिनौना और डरावना था। पक्षी ने एक भयानक और जोरदार चीख मारी और तेजी से राजकुमार परवेज पर झपटा। राजकुमार ने बड़ी फुर्ती से उसके करीब आते ही तलवार का वार उस पर किया, लेकिन पक्षी ने चीखते हुए अपना लंबा सा पंजा उस पर मारा और तलवार राजकुमार के हाथ से निकलकर दूर जा गिरी और राजकुमार ने उछलकर एक तरफ हटना चाहा, मगर पक्षी बहुत भयानक था। दूसरे पल उसने झपटकर अपने पंजों में राजकुमार को जकड़ा और ऊपर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ता चला गया। राजकुमार परवेज उसके पंजों में दबा हुआ बुरी तरह फड़फड़ा रहा था, लेकिन भयानक पक्षी की पकड़ इतनी मजबूत थी कि राजकुमार कोशिश के बावजूद अपने आप को ना छुड़ा सका और पक्षी ने आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचकर अचानक अपने पंजे खोल दिए और राजकुमार कटे पेड़ की तरह ऊंचाई से नीचे गिरने लगा। उसे अपनी मौत निश्चित नजर आने लगी। उसका दिमाग सुन्न होने लगा, लेकिन वो मजबूर था। अपने आप को गिरने से कैसे रोकता, इसलिए वो बस गिरता ही गया। रामेश जादूगर एक देव के रूप में बड़ी बेचैनी में अपने कमरे में टहल रहा था। कमरा बहुत बेहतरीन तरीके से सजा हुआ था। एक तरफ सोने का बना हुआ एक सुंदर सिंहासन था, जिस पर कालीन बिछा हुआ था और एक सुनहरे रंग का बड़ा तकिया रखा था, जबकि सिंहासन के साथ दो ऊंची पीठ वाली सुंदर कुर्सियां रखी हुई थी। पूरे कमरे में कालीन बिछा हुआ था और दरवाजों और खिड़कियों पर सुंदर रेशमी पर्दे लहरा रहे थे। रामेश जादूगर का कद तो इंसानों जैसा ही था, बस उसके सिर पर दो सींग निकले हुए थे, जिसकी वजह से वो देव लगता था। उसने कानों में बड़े बड़े कुंडल पहन रखे थे। वो बार बार अपने होंठ चबा रहा था और नाक सिकोड़ रहा था, जैसे उसे गुस्सा भी आ रहा हो और वो उसे काबू में भी कर रहा हो। कुछ पलों बाद दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। रामेश जादूगर की पीठ दरवाजे की तरफ थी। वो चौंक कर दरवाजे की तरफ मुड़ा। दरवाजे से एक बहुत सुंदर लड़की अंदर दाखिल हुई, जिसने बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए थे। गले में सुंदर मोतियों का हार और सिर पर एक छोटा सा मुकुट रखा हुआ था। उसके लंबे लंबे बाल उसके कंधों से नीचे तक लहरा रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। आओ आओ राजकुमारी परी जमाल, आओ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। रामेश जादूगर ने बहुत चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने एक बार कह दिया है
कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, फिर तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? राजकुमारी परी जमाल ने बहुत सख्त लहजे में जवाब दिया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। ये तुम ही हो जो इस तरह मेरे सामने बोलने की हिम्मत कर रही हो, वरना मेरे सामने बड़े बड़े बहादुर कांपना शुरू कर देते हैं। मेरा नाम रामेश है। रामेश, मैं जो चाहता हूं वही होता है। सुन लिया तुमने? और ये भी सुन लो कि मैं तुमसे हर हालत में शादी करूंगा। रामेश जादूगर ने गुस्से से पैर पटकते हुए कहा, तुम जो चाहे कर लो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी शक्ल पर 1000 बार लानत भेजती हूं। राजकुमारी ने भी जवाब में पैर पटकते हुए कहा, और अगर मैं जबरदस्ती शादी कर लूं तो फिर तुम क्या करोगी, नादान लड़की? रामेश जादूगर ने कड़वे लहजे में कहा, मैं अपनी जान दे दूंगी, जहर खा लूंगी, दीवार से सिर फोड़ लूंगी, गले में फंदा डालकर लटक जाऊंगी, मगर तुमसे शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। ये मेरा फैसला है। राजकुमारी परी जमाल ने भी अंतिम फैसला सुनाते हुए कहा, सुनो, जिद मत करो। तुम्हें दुनिया की हर सुंदर और कीमती चीज मिलेगी, हर वो चीज जिसकी तुम इच्छा करोगी। और सुनो, अगर तुम चाहो तो मैं हमेशा एक सुंदर राजकुमार के रूप में रहूंगा। रामेश जादूगर ने अचानक नरम पड़ते हुए कहा, नहीं, मैं किसी जादूगर से शादी नहीं कर सकती, कभी नहीं। राजकुमारी परी जमाल अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। तुम बहुत जिद्दी हो लड़की, और मुझे तुम्हारी सुंदरता के अलावा तुम्हारी ये जिद भी पसंद है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुमसे जबरदस्ती नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हें तैयार करूंगा। आओ, इधर सिंहासन पर बैठ जाओ। रामेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं नहीं बैठती। या तो मुझे मार डालो, या फिर मुझे मेरी मां के पास भेज दो। वो मेरे बिना रो रही होगी। मैं उसके पास जाना चाहती हूं। राजकुमारी परी जमाल ने कहा, अगर तुम मेरे साथ शादी का वादा कर लो तो मैं तुम्हारी मां के पास अभी भिजवा सकता हूं, अभी कुछ ही पलों में। रामेश जादूगर ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं, शादी मैं नहीं करूंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। राजकुमारी ने कहा, अच्छा तो तुम सिंहासन पर बैठो, मैं इस बारे में सोचता हूं कि क्या करना चाहिए। रामेश जादूगर ने नरम पड़ते हुए कहा, और राजकुमारी ने यह समझा कि वो रामेश जादूगर नरम पड़ गया है, इसलिए वो सिंहासन पर बड़े तकिए से पीठ लगाकर बैठ गई। रामेश जादूगर कमरे में टहलने लगा। उसका चालाक दिमाग कोई ऐसी योजना सोच रहा था जिससे वो राजकुमारी को शादी के लिए मना ले। हालांकि उसने राजकुमारी को तो यही कहा था कि वो उससे जबरदस्ती शादी कर सकता है, लेकिन हकीकत में वो ऐसा ना कर सकता था। जादू देवता ने आजकल तमाम जादूगरों पर पाबंदी लगा रखी थी कि वो किसी से उनकी मर्जी के बगैर शादी ना कर सकेंगे, वरना उनका तमाम जादू छीन लिया जाएगा और उन्हें मौत की सजा भी दे दी जाएगी। सोचते सोचते उसे ख्याल आया कि राजकुमारी मरने की धमकी तो दे ही रही है, लेकिन अगर वाकई मौत को उसके सामने ला खड़ा किया जाए तो फिर राजकुमारी यकीनन डर जाएगी और मौत के असली खतरे को सामने देखकर अपनी जान बचाने के लिए वो शादी के लिए तैयार हो जाएगी। ये सोचते ही वो तेजी से मुड़ा, तो तुम मुझसे शादी ना करने का फैसला कर चुकी हो? रामेश जादूगर ने एक कुर्सी पर बैठकर बहुत चुभते हुए लहजे में कहा। हां, पक्का फैसला, राजकुमारी परी जमाल ने जवाब दिया। अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे तुम्हारा क्या फायदा? तुम्हें फिर मर जाना चाहिए, रामेश ने बहुत गुस्से में कहा, और उसके साथ ही उसने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़कर फूंक मारी तो दूसरे पल सिंहासन पर एक भयानक सांप प्रकट हुआ जिसके मुंह से फुंकारें निकल रही थी। सांप का रुख राजकुमारी की तरफ ही था। ये मरना चाहती है, सांप, इसे मार डालो, रामेश जादूगर ने चीखते हुए कहा, और सांप तेजी से राजकुमारी की तरफ झपटा। राजकुमारी डरकर एक तरफ को झुक गई, लेकिन सांप आगे ही आगे बढ़ा चला रहा था। उसके मुंह से फुंकारें निकल रही थी। वो बहुत गुस्से में लग रहा था। राजकुमारी अचानक अपनी जगह से उठी और फिर डर से चीखती हुई सिंहासन से नीचे उतरी और दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था।
सांप भी तेजी से उसकी तरफ लपका। अब क्यों डर रही हो? पहले तो तुम कहती थी कि मैं मरना चाहती हूं। अब भी वक्त है, मुझसे शादी का वादा कर लो। मैं इस सांप को रोक दूंगा, वरना इसके डसते ही तुम्हारा ये सुंदर शरीर पानी बनकर बह जाएगा, रामेश जादूगर ने ताना मारते हुए कहा। इस दौरान भयानक सांप ने राजकुमारी को एक कोने में घेर लिया था और अब राजकुमारी के बच निकलने का कोई रास्ता न था। मौत को इस तरह सिर पर देखकर राजकुमारी बुरी तरह चीखने लगी, लेकिन सांप आगे ही बढ़ा आ रहा था। अपनी 2 मुंह वाली जीभ निकाले और तेजी से फुंकारता हुआ, मुझे सोचने का समय दो, मुझे समय दो, राजकुमारी ने चीख कर कहा और रामेश जादूगर ने अपना हाथ ऊपर उठाया। उससे सांप उसी जगह रुक गया। राजकुमारी अब दीवार के साथ पीठ लगाए डर के मारे बुरी तरह कांप रही थी। कितना समय चाहती हो? रामेश ने पूछा। 1 साल का समय दो, राजकुमारी ने जवाब दिया। नहीं, 1 साल ज्यादा है। मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का समय दे सकता हूं, लेकिन इस शर्त पर कि 1 महीने बाद तुम मुझसे शादी कर लोगी, रामेश जादूगर ने बहुत सख्त लहजे में कहा। ठीक है, मुझे मंजूर है। अगर 1 महीने तक मुझे तुमसे छुड़ाने के लिए कोई ना आया तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी, राजकुमारी परी जमाल ने कहा और रामेश जादूगर के ठहाकों से कमरा गूंज उठा। वो अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। उसने मुंह ही मुंह में पड़कर दोबारा फूंक मारी तो कमरे में मौजूद सांप अचानक गायब हो गया। पगली राजकुमारी, तुम्हें कौन छुड़ाने आ सकता है? रामेश जादूगर का मुकाबला कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता मेरा मुकाबला, कोई भी नहीं, रामेश जादूगर ने घमंड में ठहाके लगाते हुए कहा। कोई भी आ सकता है। मेरी मां जरूर मेरी मदद के लिए किसी को भेजेगी, राजकुमारी ने जवाब दिया। अच्छा, मैं देख लूंगा कि कौन आता है, रामेश जादूगर ने हंसते हुए कहा। लेकिन अभी उसकी बात पूरी ही हुई थी कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला और एक सेवक अंदर आया और रामेश जादूगर के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। क्या बात है, क्यों अंदर आए हो? रामेश जादूगर ने हैरानी से उस सेवक से पूछा। हुजूर, एक नौजवान जो शक्ल और सूरत से कोई राजकुमार लगता है, काले रेगिस्तान में दाखिल होकर किले की तरफ आ रहा है, सेवक ने बहुत सम्मान के साथ कहा। अच्छा, वो कौन अभागा है जो मरने के लिए इधर आ निकला है? रामेश जादूगर ने पैर पटकते हुए कहा। जरूर, मेरी माता जी ने मुझे छुड़ाने के लिए किसी बहादुर राजकुमार को भेजा होगा, राजकुमारी परी जमाल ने बिना सोचे खुशी से उछलना शुरू कर दिया। हूं, तो ये बात है। अच्छा, तो फिर देखो अपने मददगार का हाल, रामेश जादूगर ने गुस्से में कहा और फिर उसने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़कर अपने दोनों हाथ हवा में फैला दिए। उसके हाथ फैलाते ही हवा में एक पर्दा सा तन गया। ये पर्दा चमक रहा था। उस पर एक रेगिस्तान का नजारा था, जिसमें एक बहुत सुंदर नौजवान, जिसने वाकई राजकुमार जैसे कपड़े पहन रखे थे, उसकी कमर से एक तलवार लटक रही थी, आगे बढ़ा चला रहा था। राजकुमारी भी उस पर्दे पर दिखने वाला ये नजारा देख रही थी। वो इस कदर सुंदर राजकुमार को देखकर बहुत खुश हुई। खूनी पक्षी इस नौजवान को पंजों में पकड़कर आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाऊं और फिर उसे वहां से नीचे फेंक दो ताकि उसके शरीर की तमाम हड्डियां टूट जाएं, रामेश जादूगर ने चीखते हुए कहा। दूसरे पल राजकुमारी ने देखा कि आसमान पर एक बहुत भयानक पक्षी प्रकट हुआ, जिसकी गर्दन ऊंट की तरह लंबी थी। गर्दन की पीठ पर लंबे लंबे बाल थे। उसके पंजे भी बहुत डरावने थे। वो देखते ही देखते राजकुमार पर झपटा, मगर राजकुमार ने तेजी से तलवार निकाल ली। राजकुमारी के देखते ही देखते राजकुमार ने पक्षी पर तलवार का वार किया, लेकिन पक्षी ने अपने भयानक पंजों में राजकुमार को जकड़ा और आसमान की ऊंचाइयों की तरफ उड़ता चला गया। हा हा हा, देखा अपने मददगार का हाल, रामेश जादूगर ने जीत की हंसी हंसते हुए कहा। राजकुमारी की आंखें उस वक्त तो डर से फटी रह गई जब पक्षी ने बहुत ऊंचाई पर जाकर राजकुमार को छोड़ दिया और राजकुमार कटे हुए पेड़ की तरह नीचे गिरता चला गया।
अब इसकी एक एक हड्डी टूट जाएगी। रामेश जादूगर ने जीत की खुशी में कहा, और साथ ही उसने अपने फैले हुए दोनों हाथ समेट लिए और हवा में मौजूद चमकता हुआ पर्दा गायब हो गया। बोलो, अब भी 1 महीना बिताना चाहती हो या अभी शादी करती हो? रामेश जादूगर ने जीत के लहजे में कहा। समय बीतने दो, शायद कोई और आ जाए। राजकुमारी ने दुखी आवाज में कहा। उसे इतने सुंदर राजकुमार की इस तरह की मौत पर बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि इतना तो वो जानती थी कि राजकुमार इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद किसी भी हाल में नहीं बच सकेगा। ठीक है, मैं तुम्हें समय दे चुका हूं, लेकिन अब इस समय को तुम्हें मेरे महल में मौजूद जादुई गुंबद में बिताना होगा, ताकि मुझे ये डर ना रहे कि इस बीच तुम भाग जाओगी। रामेश जादूगर ने कहा, और उसके साथ ही उसने जोर से ताली बजाई। दूसरे पल दरवाजा प्रकट हुआ और उसमें से 2 भारी शरीर वाले दरबान अंदर आए। राजकुमारी को ले जाकर जादुई गुंबद में बंद कर दो। वहां उसके हर तरह के आराम का ख्याल रखना, उसे कोई तकलीफ ना हो। रामेश जादूगर ने कहा, और दरबान राजकुमारी को बाजू से पकड़कर दरवाजे से बाहर ले गए। राजकुमारी परी जमाल सिर झुकाए उनके साथ कमरे से बाहर चली गई। जाहिर है, इसके अलावा वो और कुछ कर भी नहीं सकती थी। रामेश जादूगर ने राजकुमारी के जाने पर एक बार फिर ठहाका लगाया और फिर सिंहासन पर लेट गया। उसका चेहरा खुशी से लाल हो रहा था। उसे मालूम था कि 1 महीना बीतने में देर नहीं लगेगी और फिर राजकुमारी परी जमाल जैसी सुंदर लड़की उसकी पत्नी बन जाएगी। उसने ताली बजाकर गाने और नाचने वालों को बुलाया और खुद शराब पी पीकर उनका नाच देखने में खो गया। लेकिन अभी उसने शराब का एक प्याला ही पिया था कि अचानक उसके कानों में उल्लू के चीखने की आवाज सुनाई दी, और ये आवाज सुनते ही वो उछल कर खड़ा हो गया। उल्लू की आवाज इस बात का संकेत थी कि कोई खतरा आ गया है, और रामेश जादूगर दौड़ता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया ताकि खतरे की वजह को जान सके। राजकुमार परवेज ऊंचाई से नीचे गिर रहा था कि अचानक उसे बौने की दी हुई टोपी का ख्याल आ गया। उसने जल्दी से जेब में हाथ डाला और टोपी को पकड़ लिया। बौने की टोपी, मेरी मदद करो, राजकुमार ने चीख कर कहा। उस समय तक वो जमीन के काफी करीब पहुंच चुका था, लेकिन जैसे ही उसने बौने की टोपी को मदद के लिए पुकारा, उसके शरीर को एक जोरदार झटका लगा और उसके गिरने की रफ्तार अचानक खत्म हो गई। उसका शरीर हवा में एक पल के लिए रुका। दूसरे पल वो आराम से जमीन पर खड़ा हुआ था, बिल्कुल सही सलामत, जैसे वो इतनी ऊंचाई से ना गिरा हो, बल्कि वैसे ही उछल कर खड़ा हो गया हो। और फिर राजकुमार ने दौड़कर एक तरफ पड़ी हुई अपनी तलवार उठा ली। वो बौने की टोपी की इस मदद से बहुत खुश था। बौने ने वाकई उसे बहुत काम की चीज दी थी। अगर बौना उसे अपनी टोपी ना देता तो यकीनन वो अब तक मर चुका होता। शुक्रिया बौने की टोपी, बहुत बहुत शुक्रिया, राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर दोबारा उस किले की तरफ बढ़ गया। पक्षी उसे गिराकर गायब हो चुका था, इसलिए वो बेफिक्र होकर आगे बढ़ा चला जा रहा था। किले का बड़ा सा फाटक जैसा दरवाजा बंद था। राजकुमार ने करीब जाकर उसे जोर से धकेला तो दरवाजा खुलता चला गया और राजकुमार अंदर दाखिल हो गया। अंदर एक विशाल आंगन था, जिसके बाद मुख्य इमारत नजर आ रही थी। राजकुमार के अंदर दाखिल होते ही आंगन में मौजूद भारी शरीर वाले दरबान चीखते हुए उसकी तरफ दौड़े। उनकी गिनती 10 के करीब थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने गुस्ताखी की है। भारी शरीर वाले दरबानों ने तलवारें निकालकर राजकुमार को घेरते हुए कहा, मैं रामेश जादूगर से मिलना चाहता हूं, उसे बुलाओ। राजकुमार ने चीख कर कहा, तुम्हारी लाश ही उससे मिल सकती है, नादान इंसान, दरबानों ने कहा और राजकुमार पर हमला कर दिया। लेकिन राजकुमार तो लड़ाई के हुनर में माहिर था। उसने उनका हमला अपनी तलवार पर रोका और फिर वो बिजली की तेजी से घुमा। दूसरे पल उसकी तलवार एक दरबान की गर्दन को काटती हुई गुजर गई। दरबान के गले से चीख निकली
और बाकी दरबान एक पल के लिए घबरा कर पीछे हटे और राजकुमार भी उनका घेरा तोड़कर निकल गया। और फिर राजकुमार और दरबानों में जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। राजकुमार बड़ी बहादुरी से लड़ रहा था और फिर देखते ही देखते उसने 10 के 10 दरबानों को खत्म कर दिया और अब उसके चारों तरफ 10 दरबानों की लाशें बिखरी हुई थी। बहुत खूब, तुम वाकई एक बहादुर आदमी हो। अचानक सामने इमारत से आवाज सुनाई दी और राजकुमार ने चौंक कर उधर देखा तो उसने बरामदे में एक आदमी को खड़े देखा जिसने हरे रंग का चोगा पहन रखा था। वो था तो इंसानों जैसा, लेकिन उसके सिर पर सींग और कानों में बड़े बड़े कुंडल मौजूद थे। राजकुमार उसे देखते ही समझ गया कि ये रामिश जादूगर है। तुम रामिश जादूगर हो और ये तुम्हारा किला है। राजकुमार खून से सनी तलवार संभाले उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, हां, मैं रामिश जादूगर हूं। मुझे हैरानी है कि तुम इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद कैसे बच गए। रामिश जादूगर ने हैरानी से कहा, जिसे अल्लाह ताला ना मारना चाहे उसे कोई नहीं मार सकता। रामिश जादूगर, तुमने अपने दरबानों का हाल देखा है और सुनो, यही हाल तुम्हारा भी हो सकता है। राजकुमार ने उसके सामने जाकर रुकते हुए कड़े लहजे में कहा, ओहो, इतना घमंड है तुम्हें अपनी बहादुरी पर। कौन हो तुम? रामिश जादूगर ने ताना मारते हुए कहा, मेरा नाम राजकुमार परवेज है और मैं कराकरम देश का राजकुमार हूं। तुम हमारे देश से एक लड़की राजकुमारी परी जमाल को जबरदस्ती उठाकर ले आए हो। मैं उसे छुड़ाने आया हूं। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो राजकुमारी परी जमाल को मेरे साथ वापस भेज दो। राजकुमार परवेज ने कड़क कर कहा, अगर ना भेजू तो? रामिश जादूगर ने मजाक उड़ाते हुए मुस्कुराकर कहा, तो फिर अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। राजकुमार ने कहा और उसके साथ ही उसने जोर से तलवार का वार रामिश जादूगर पर किया। लेकिन जैसे ही उसने तलवार चलाई, तलवार रामिश जादूगर को लगने के बजाय उड़ती हुई दूर जा गिरी और रामिश ने मजाक उड़ाते हुए ठहाका मारा। बस इसी तलवार के दम पर नाच रहे थे। मेरा नाम रामिश जादूगर है। रामिश जादूगर, मैं तुम्हें एक पल में किसी तुच्छ मच्छर की तरह कुचल दूंगा। और जहां तक राजकुमारी परी जमाल की बात है, मैंने उसे जादुई गुंबद में 1 महीने के लिए कैद कर दिया है, क्योंकि उसने मुझसे शादी के लिए 1 महीने का समय मांगा है। 1 महीना बीतने के बाद मैं उससे शादी कर लूंगा। रामिश जादूगर ने ठहाके लगाते हुए कहा, सुनो, तुम जालिम हो। तुमने राजकुमारी परी जमाल और उसकी बूढ़ी मां पर जुल्म किया है, इसलिए मैं राजकुमारी को छुड़ाने आया हूं। और मुझे पूरा यकीन है कि जालिम के खिलाफ अल्लाह ताला जरूर मेरी मदद करेगा। इसलिए बेहतर यही है कि तुम जुल्म से रुक जाओ और राजकुमारी को छोड़ दो। राजकुमार परवेज ने कहा, मैं तुम्हारे किसी खुदा को नहीं मानता। मेरा खुदा तो जादू देवता है, जो सबसे ताकतवर है। और देखो अभी मेरे जादू की ताकत। मैं देखता हूं कि तुम्हारा खुदा मेरे जादू से तुम्हें कैसे बचाता है। रामिश जादूगर ने गुस्से में कहा और दूसरे पल उसने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़कर जोर से फूंक मारी और उसके मुंह से आग की लपटें निकलकर राजकुमार परवेज की तरफ लपकी। हा हा हा, अब देखो कौन तुम्हें बचाता है। रामिश जादूगर ने ठहाके लगाते हुए कहा। लेकिन जैसे ही लपटें राजकुमार परवेज के करीब पहुंची, वे तेजी से मुड़ी और दूसरे पल रामिश जादूगर से लिपट गई। रामिश जादूगर आग में जलकर बुरी तरह चीखने लगा। उसके सारे शरीर और कपड़ों को आग लग चुकी थी और वो पागलों की तरह इधर उधर दौड़ने लगा। उसने जोर से जमीन पर पैर मारे तो आग की लपटें तो बुझ गई, लेकिन उसके कपड़े जल चुके थे और चेहरे समेत शरीर के सारे हिस्से बुरी तरह झुलस गए थे और वो ज्यादा बदसूरत और घिनौना बन गया था। ये क्या हुआ? ये मेरा जादू मेरे ऊपर कैसे पलट गया? रामिश जादूगर ने तकलीफ से कराहते हुए कहा, तुमने गलत बातें बोलकर अल्लाह ताला के गुस्से को दावत दी है। अब तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। राजकुमार ने कहा और तेजी से उस तरफ लपका जिधर उसकी तलवार पड़ी हुई थी। लेकिन तलवार उड़कर हवा में ऊपर चली गई। रामिश जादूगर ने उस पर जादू कर दिया था
और उसके साथ ही राजकुमार परवेज को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो पत्थर की मूरत बन गया हो, बिना किसी हलचल के। अब वो जरा सी भी हरकत नहीं कर सकता था। तलवार उसी तरह हवा में लटकी हुई थी। कोई जादू तो तुम पर चल जाता है और कोई नहीं चलता, ये क्या बात है? मुझे पूछना पड़ेगा। रामेश जादूगर की हैरानी भरी आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही उसने अपने दोनों हाथ हवा में झटकने शुरू कर दिए। दूसरे पल जमीन फटी और सुनहरे रंग का बड़ा सा बिच्छू बाहर निकल आया। उस बिच्छू की पूंछ ऊपर को उठी हुई थी और उसकी पूंछ का आखिरी सिरा किसी बिगुल की तरह का था। बिगुल बिच्छू, मुझे बताओ कि आग की लपटों ने मुझे क्यों जलाया? इस राजकुमार परवेज को क्यों नहीं जलाया? रामेश जादूगर ने गुस्से से चीखते हुए कहा। रामेश जादूगर, तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तुमने राजकुमार परवेज के खुदा से जादू देवता को बड़ा कह दिया और तुम्हें उसके लिए तुरंत सजा दी गई। लेकिन चूंकि जादू देवता तुमसे खुश है, इसलिए उसने कुछ समय के लिए तुम्हें बचा लिया है। अलबत्ता तुम्हें अब यह सजा दी गई है कि जब तक तुम लाल जादू हासिल नहीं करोगे, तुम्हारा सारा जादू खत्म हो जाएगा। अलबत्ता जो जादू तुमने कर दिया है वो बना रहेगा, सिवाय राजकुमार परवेज और उसकी तलवार पर किए गए जादू के। बिच्छू की पूंछ वाले बिगुल से चीखती हुई आवाज सुनाई दी। लाल जादू? ओह, उसके लिए तो मुझे 3 दिनों तक इबादत करनी होगी और अकेला बैठना पड़ेगा। रामेश जादूगर ने कहा। हां, यह तुम्हारे लिए जरूरी है। लाल जादू के बिना तुम राजकुमार परवेज से मुकाबला नहीं कर सकते। अगर तुमने लाल जादू हासिल कर लिया तो तुम राजकुमार परवेज से मुकाबला करने के काबिल हो जाओगे, वरना नहीं, सुनहरे बिच्छू ने जवाब दिया। लेकिन इस बीच राजकुमार परवेज कहीं राजकुमारी परी जमाल को छुड़ाकर न ले जाए। रामेश जादूगर ने दांत पीसते हुए कहा। अगर वो छुड़ा सकता है तो छुड़ा लेगा, लेकिन लाल जादू हासिल करने के बाद तुम राजकुमार परवेज को खत्म करके राजकुमारी परी जमाल को दोबारा हासिल कर सकते हो। बस मुझे इतना ही कहना था और अब मैं जा रहा हूं, सुनहरे बिच्छू ने कहा और उसके साथ ही वो गायब हो गया। अच्छा राजकुमार परवेज, तुम 3 दिनों के लिए मेरे हाथों से बच गए हो, लेकिन मैं तुम्हें अब जान से जरूर मारूंगा। मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। इस बात को याद रखना, रामेश जादूगर ने कहा और उसके साथ ही वो गायब हो गया। उसके गायब होते ही राजकुमार परवेज का शरीर हरकत में आ गया और हवा में लटकी हुई तलवार भी नीचे आ गिरी। राजकुमार ने दौड़कर तलवार उठा ली और अब वो सोच रहा था कि इन 3 दिनों का फायदा उठाकर राजकुमारी परी जमाल को रामेश जादूगर के कब्जे से निकाल ले जाए तो ज्यादा बेहतर है। बाद में जो होगा देखा जाएगा। और रामेश जादूगर उसे बता चुका था कि राजकुमारी परी जमाल जादुई गुंबद में कैद है और अब उसने उस जादुई गुंबद को तलाश करना था। इसलिए वो तलवार संभाले इमारत के अंदर दाखिल हो गया। रामेश जादूगर के गायब होते ही किला और इसकी इमारत तो मौजूद थी, अलबत्ता और कोई दरबान या सेवक नजर नहीं आता था। इसलिए राजकुमार परवेज इत्मीनान से आगे बढ़ता गया। दरबान राजकुमारी परी जमाल को लेकर इमारत के पिछले हिस्से में पहुंचे और वहां एक बहुत बड़ा गोल गुंबद नजर आ रहा था। जैसे ही राजकुमारी उस गुंबद के पास पहुंची, गुंबद की दीवार में एक दरवाजा प्रकट हुआ और दरबानों ने राजकुमारी को अंदर धकेल दिया और राजकुमारी के अंदर जाते ही उसकी पीठ के पीछे की दीवार पहले जैसी बराबर हो गई। ये एक काफी बड़ा कमरा था जिसमें सुख और आराम की हर चीज मौजूद थी, लेकिन राजकुमारी के चेहरे पर उदासी के भाव साफ थे। वो आने वाले राजकुमार का हाल अपनी आंखों से देख चुकी थी और उसके साथ साथ उस भयानक सांप से डरकर वो शादी का वादा भी कर बैठी थी और अब उसे इन सब बातों पर दिल ही दिल में बहुत अफसोस हो रहा था। लेकिन वो बेबस थी। उसे मालूम था कि 1 महीना बीतते देर नहीं लगती और उसके बाद वो उस बदसूरत और क्रूर जादूगर से शादी के लिए मजबूर हो जाएगी। कुर्सी पर बैठे यही सोचते उसे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक जमीन से एक छोटा सा बौना प्रकट हुआ।
अस्सलाम वालेकुम राजकुमारी परी जमाल, बौने ने करीब आकर कहा, और राजकुमारी उसकी आवाज सुनकर बुरी तरह उछली। उसी पल उसकी नजर बौने पर पड़ी। कौन हो तुम? राजकुमारी ने चौंकते हुए पूछा। वो यही समझी थी कि ये बौना भी जादू का होगा और रामेश जादूगर ने ही उसे भेजा होगा। राजकुमारी, मेरा नाम कालब बौना है। मैं मजलूमों की मदद करता हूं और मैं तुम्हें ये बताने आया हूं कि कराक्रम देश का राजकुमार परवेज तुम्हें रामेश जादूगर के पंजे से छुड़ाने के लिए किले में पहुंच चुका है। अब तुम घबराओ नहीं। बौने ने कहा, हां, मैंने उसे आते देखा था, लेकिन उसे तो भयानक पक्षी ने हवा से फेंक कर मार दिया है, और अब वो मुझे क्या बचाएगा? राजकुमारी ने दुखी मन से कहा, नहीं, वो बच गया है। मेरी टोपी ने उसकी मदद की है, और ना सिर्फ बच गया है, बल्कि उसने रामेश जादूगर को 3 दिन के लिए कैद में पहुंचा दिया है। बौने ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, राजकुमार बच गया है और रामेश जादूगर कैद में पहुंच गया है, फिर तो उसके जादू का खात्मा हो जाना चाहिए। राजकुमारी ने खुशी से कहा, अभी रामेश जादूगर का खात्मा नहीं हुआ। वो बहुत बड़ा जादूगर है, उसका खात्मा इतनी आसानी से नहीं हो सकता। 3 दिन बाद जब वो लाल जादू हासिल करके बाहर निकलेगा तो वो पहले से ज्यादा भयानक जादूगर होगा। अलबत्ता तुम राजकुमार परवेज की मदद कर सकती हो, और मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम्हें हालात बता सकूं। बौने ने जवाब दिया, मुझे बताओ अच्छे बौने, मैं राजकुमार की क्या मदद कर सकती हूं? जल्दी बताओ, मैं तो यहां एक पल भी रहना नहीं चाहती। राजकुमारी ने कहा, मैं जानता हूं राजकुमारी, इसीलिए तो मैं यहां आया हूं। राजकुमार अब सबसे पहले तुम्हें इस जादुई गुंबद से रिहाई दिलाना चाहता है। वो जादुई गुंबद का जादू किस तरह तोड़ता है, ये बात तो उसने सोचनी है। मैं इसके लिए उसकी सीधे सीधे कोई मदद नहीं कर सकता। अलबत्ता मैं तुम्हें यह बताने के लिए आया हूं कि रामेश जादूगर ने तुम्हें इस जादुई गुंबद में कैद करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता की है, क्योंकि उसकी जान इसी गुंबद में कैद है। अगर तुम इन 3 दिनों में उसकी जान को पकड़ लो तो रामेश जादूगर का खात्मा किया जा सकता है। बौने ने कहा, ओह, मुझे बताओ कहाँ है उसकी जान? राजकुमारी ने बहुत चौंक कर पूछा। सुनो राजकुमारी, रामेश जादूगर ने अपनी जान को एक 7 रंग के गुब्बारे में भरकर इस गुंबद के नीचे एक गुप्त तहखाने में रख दिया है, और इसकी सुरक्षा के लिए उसने बहुत सारे जादू लगा रखे हैं। तुमने इस तहखाने का रास्ता भी खुद ढूंढना है और इन जादुओं का मुकाबला करके उस गुब्बारे को हासिल करना है। जब यह गुब्बारा फटेगा तो रामेश जादूगर का खात्मा हो जाएगा, वरना नहीं। और ये सब कुछ कैसे हो सकता है, ये तुमने खुद सोचना है। मैं सिर्फ इतना ही बता सकता हूं जो मैंने तुम्हें बता दिया है। अलबत्ता अगर राजकुमार परवेज तुमसे आ मिले तो तुम ये बातें उसे भी बता सकती हो। खुदा हाफिज, बौने ने कहा, और उसके साथ ही बौना गायब हो गया। मैं उस नीच जादूगर की जान को हर कीमत पर तलाश करूंगी, हर कीमत पर। राजकुमारी ने पक्का इरादा करके कहा और उठ खड़ी हुई। अब वो गौर से इधर उधर देख रही थी और सोच रही थी कि इस तहखाने का रास्ता कैसे ढूंढे। वो हर चीज को बहुत ध्यान से देख रही थी, और फिर देखते देखते उसकी नजर एक दीवार पर लगे हुए बहुत बड़े फ्रेम पर पड़ी। उस फ्रेम में एक सफेद रंग के घोड़े की तस्वीर थी, जिसका चेहरा घोड़े के बजाय किसी शैतान का था। बहुत ही भयानक चेहरा। राजकुमारी कुछ पल उस तस्वीर को देखती रही, फिर वो आगे बढ़ी और उसने उस तस्वीर को उतारने के लिए दोनों हाथ बढ़ाए। फिर जैसे ही उसके हाथ तस्वीर से टकराए, राजकुमारी चीख कर पीछे हटी और अपने दोनों हाथों को बिना सोचे झटकने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ था जैसे तस्वीर का फ्रेम आग की तरह गर्म हो और उसके हाथ जल गए हों, लेकिन हाथों पर कोई निशान मौजूद ना था। राजकुमारी कुछ पल खड़ी सोचती रही, फिर पीछे मुड़कर उसने एक मेज पर रखा हुआ फूलदान उठाया और तस्वीर की तरफ बढ़ी। उसका सोचना था कि वो इस फूलदान की मदद से तस्वीर को हटा देगी, लेकिन जैसे ही फूलदान को उसने तस्वीर के साथ लगाया, वो चौंक पड़ी, क्योंकि फूलदान
अचानक उसके हाथों से गायब हो गया था। उसने मुड़कर देखा तो फूलदान वापस मेज पर पहुंच गया था। अब तो राजकुमारी बहुत चकराई। इतना तो वो समझ गई थी कि उस तस्वीर में कोई राज जरूर है। फिर उसने कुछ सोचकर अपनी जूती उतारी और उसकी मदद से तस्वीर को हटाना चाहा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी जूती तस्वीर के साथ लगाई, तस्वीर में मौजूद शैतानी आंखों से एक किरण सी निकली और राजकुमारी पर पड़ी, और वो उछलकर पीठ के बल फर्श पर गिरी और फिर उसी तरह बिना किसी हलचल के होकर रह गई। उसकी आंखें खुली हुई थी। दिमाग ठीक था, मगर उसका शरीर पत्थर हो गया था और ऐसा लग रहा था जैसे फर्श पर राजकुमारी की मूरत पड़ी हो। सिर्फ उसकी आंखों में मौजूद चमक बता रही थी कि वह जिंदा है। राजकुमारी बिल्कुल बेबस हो गई थी। ना बोल सकती थी और ना हिल सकती थी। राजकुमार परवेज तेज तेज कदम उठाता इमारत के अंदर दाखिल हुआ और फिर थोड़ी देर बाद उसने इस जादुई गुंबद को तलाश कर लिया। ये एक गोल कमरा था जो ऊपर जाकर गुंबद की शक्ल ले चुका था। उसमें ना ही कोई दरवाजा था और ना कोई खिड़की, बस दीवारें थी। राजकुमार परवेज ने घूमकर चारों तरफ से उसका जायजा लिया। तलवार की मदद से उसका हिस्सा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बेकार। आखिर सोच सोच कर उसने जेब में रखी हुई बौने की टोपी को हाथ में पकड़ा और कहा, बौने की टोपी, मेरी मदद करो। राजकुमार ने बहुत विनती के साथ कहा, राजकुमार परवेज, इस जादुई गुंबद में रास्ता उस समय खुलेगा जब तुम हवा में उड़ने वाले उस भयानक पक्षी की गर्दन का खून इस दीवार पर छिड़कोगे। बौने की टोपी से आवाज सुनाई दी, लेकिन वो भयानक पक्षी तो गायब हो चुका है। राजकुमार ने चौंक कर पूछा, किले से बाहर जाकर कहो, डमडम पक्षी, मेरा मुकाबला करो, तो वो पक्षी आ जाएगा। इसके बाद अगर तुमने उसे मार दिया तो फिर उसका खून लाकर इस दीवार पर छिड़कना, रास्ता खुल जाएगा, वरना नहीं। और ख्याल रखना, वो बहुत खतरनाक पक्षी है। अगर तुमसे जरा भी गलती हुई तो वो तुम्हें मार डालेगा। बौने की टोपी ने कहा, और राजकुमार परवेज ने टोपी वापस जेब में डाल ली और तेजी से दोबारा किले के आंगन की तरफ चल पड़ा। बाहर निकलकर उसने आसमान की तरफ मुंह करके कहा, डमडम पक्षी, मेरा मुकाबला करो। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, आसमान पर वही भयानक पक्षी प्रकट हो गया। राजकुमार परवेज ने अपनी तलवार संभाल ली और उसके मुकाबले के लिए तैयार हो गया। कुछ पलों बाद पक्षी भयानक आवाजें निकालता हुआ नीचे आया और राजकुमार पर झपटा। उसने एक बार फिर उसे अपने पंजों में जकड़ना चाहा, लेकिन इस बार राजकुमार परवेज पूरी तरह सावधान था। जैसे ही पक्षी उस पर झपटा, राजकुमार परवेज बिजली की तेजी से एक तरफ हुआ और फिर उसने पूरी ताकत से तलवार का वार उसके पंजों पर किया और पक्षी भयानक आवाजें निकालता दोबारा हवा में ऊपर उड़ गया। उसका एक पंजा कटकर नीचे जा गिरा था और उसमें आग लग चुकी थी। ऊपर उठते ही पक्षी एक बार फिर पूरी ताकत से राजकुमार पर हमला करने आया। इस बार राजकुमार उसके वार से बाल बाल बचा, क्योंकि वो अचानक नीचे बैठ गया था। अगर वो बैठने के बजाय इधर उधर हटता तो फिर यकीनन उसकी चपेट में आ जाता। पक्षी का हमला खाली गया। वो पलटकर दोबारा हमला करने आया। इस बार राजकुमार ने बैठने के बजाय उछलकर उस पर तलवार का वार किया और पक्षी एक बार फिर चीखता हुआ ऊपर को उड़ गया। इस बार उसका दूसरा पंजा भी कटकर नीचे जा गिरा था। पक्षी की चीखें और भी तेज हो गई और उसके हमलों में तेजी आ गई। पंजे कट जाने की वजह से अब वो अपनी भयानक चोंच से राजकुमार पर हमला कर रहा था। राजकुमार अपनी जबरदस्त फुर्ती की वजह से हर बार उसके डरावने हमलों से बच रहा था, लेकिन पक्षी इतनी तेजी से हमले कर रहा था कि राजकुमार का कोई वार उस पर काम नहीं कर रहा था। लेकिन एक बार जैसे ही पक्षी उस पर झपटा, राजकुमार बिजली की तेजी से दाईं तरफ को हटा और फिर उसने बहुत फुर्ती से तलवार चला दी और इस बार उसकी तलवार पक्षी की गर्दन से टकराई और दूसरे पल पक्षी के गले से एक घिनौनी चीख निकली और उसका सिर कटकर एक तरफ
और धड़ दूसरी तरफ जा गिरा। उसकी लंबी गर्दन बीच से कट गई थी। सिर तो एक पल में जलकर राख हो गया था। अलबत्ता धड़ जिसके साथ आधी गर्दन मौजूद थी, उसमें से खून के फव्वारे निकल रहे थे। राजकुमार परवेज तेजी से झपटा और उसने पक्षी की गर्दन के सामने अपनी हथेली को सिकोड़कर कटोरा जैसा बनाया। दूसरे पल उसके हाथ में भयानक पक्षी का खून काफी मात्रा में जमा हो गया और राजकुमार उस खून को लिए बहुत तेज रफ्तार से दौड़ता हुआ इमारत के अंदर दाखिल हुआ और फिर कुछ ही पलों में वो उस जादुई गुंबद तक पहुंच गया। उसने हाथ में मौजूद पक्षी का खून इस दीवार पर छिड़क दिया। दूसरे पल एक धमाका हुआ और गुंबद की दीवार में एक दरवाजा प्रकट हो गया। राजकुमार तेजी से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। उसके अंदर दाखिल होते ही दीवार उसके पीछे पहले जैसी बराबर हो गई। राजकुमार ने अंदर दाखिल होते ही इधर उधर देखा और दूसरे पल उसकी नजरें फर्श पर पड़ी हुई सुंदर लड़की की मूरत पर पड़ी। वो तेजी से उसकी तरफ दौड़ पड़ा और फिर वो बुरी तरह चौंक गया जब उसने उस मूरत की आंखों को जिंदा देखा। वो मूरत बाकायदा पलके झपका रही थी। अरे, ये मूरत जिंदा है। क्या यही राजकुमारी परी जमाल है? राजकुमार ने झुककर उसको हाथ लगाते हुए कहा और जैसे ही राजकुमार ने उसे हाथ लगाया, लड़की के शरीर में हलचल आ गई और वो तेजी से उठ बैठी। अरे, मैं ठीक हो गई हूं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, राजकुमार परवेज। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम ये मेरा नाम कैसे जानती हो? कौन हो तुम? राजकुमार ने हैरान होकर पूछा। मेरा नाम परी जमाल है और मैं इस बूढ़ी की लड़की हूं जिसे रामेश जादूगर उठाकर ले गया था। राजकुमारी परी जमाल ने अपनी पहचान बताते हुए कहा, लेकिन उसने जानबूझकर अपने आप को राजकुमारी ना कहा था, क्योंकि इस राज का पता सिर्फ उसे और उसकी बूढ़ी मां को ही था कि वो दरअसल राजकुमारी है, और या फिर रामेश जादूगर ने अपने जादू के जोर से उसका पता चला लिया था। ओह, तो तुम हो राजकुमारी परी जमाल। बहुत खूब। तुम तो बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर। राजकुमार ने बिना सोचे उसकी तारीफ करते हुए कहा। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं राजकुमारी हूं? राजकुमारी परी जमाल ने हैरानी से पूछा और राजकुमार परवेज ने मुस्कुराते हुए शुरू से लेकर आखिर तक सारा किस्सा बता दिया कि किस तरह बूढ़े ज्योतिषी ने बताया था। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं राजकुमार परवेज हूं? तुमने तो पहले मुझे कभी ना देखा था। अब राजकुमार ने हैरानी से पूछा और राजकुमारी ने उसे रामेश जादूगर के कमरे में उसके आने और पक्षी के झपटने से लेकर यहां गुंबद में कैद होने और फिर बौने के आने और उसकी सारी बात बता दी कि बौने ने ही बताया था कि तुम राजकुमार परवेज हो। अच्छा, अच्छा, लेकिन तुम मूरत कैसे बन गई थी? क्या हुआ था? राजकुमार ने सिर हिलाते हुए कहा और राजकुमारी परी जमाल ने उसे तस्वीर को हटाने का सारा किस्सा बता दिया। ओह, इसका मतलब है कि वाकई इस तस्वीर के हटाने में कोई राज है। राजकुमार ने तलवार लहराते हुए कहा। ठहरो राजकुमार, इसे तलवार ना लगाना वरना तुम भी मेरी तरह मूरत में बदल जाओगे। राजकुमारी परी जमाल ने उसे बाजू से पकड़कर रोकते हुए कहा। अच्छा, मैं बौने की टोपी से पूछ लेता हूं, राजकुमार ने कहा और फिर उसने बौने की टोपी पकड़कर पूछा कि इस तस्वीर को कैसे हटाया जा सकता है। राजकुमार, इस तस्वीर को हटाने के लिए पहले इसके शीशे पर तलवार मारो। शीशा टूट जाएगा तो फिर तलवार की मदद से इस शैतान की आंख को अंधा कर दो। फिर तस्वीर को हटाओगे तो वो हट जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारी तलवार या तुम्हारा हाथ फ्रेम से लग गया तो फिर वही होगा जो राजकुमारी के साथ हुआ था। बौने की टोपी ने जवाब दिया और राजकुमार ने मुस्कुराते हुए टोपी को वापस जेब में रखा और सावधानी बरतते हुए पूरी ताकत से तलवार तस्वीर के शीशे पर मारी। शीशा एक धमाके से टूट गया। शीशा टूटते ही राजकुमार ने तलवार की नोक जल्दी से शैतान की इकलौती आंख में मारकर उसे अंधा कर दिया। जैसे ही शैतान की आंख अंधी हुई, पूरा फ्रेम धड़ाम से नीचे फर्श पर गिरा और गायब हो गया। तस्वीर के हटते ही दीवार बीच से फटी और उसमें एक दरवाजा प्रकट हो गया।
जिसमें से नीचे जाती हुई सीढ़ियां साफ दिखाई दे रही थी। तुम यही ठहरो राजकुमारी, मैं जाकर उस गुब्बारे को पकड़ता हूं। राजकुमार परवेज ने पास खड़ी राजकुमारी परी जमाल से कहा, नहीं, मैं साथ जाऊंगी। जो भी खतरा होगा उसका तुम्हारे साथ मिलकर मुकाबला करूंगी। राजकुमारी परी जमाल ने पक्का इरादा करके कहा, और फिर वे दोनों बहुत सावधानी से दरवाजा पार करके सीढ़ियों पर पहुंच गए। उनके सीढ़ियों पर पहुंचते ही उनके पीछे दीवार बराबर हो गई और उसी पल राजकुमारी के मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि नीचे सीढ़ियों पर एक भयानक शेर मुंह फाड़े खड़ा नजर आने लगा था। घबराओ नहीं, मैं जो तुम्हारे साथ हूं, राजकुमार परवेज ने राजकुमारी को दिलासा देते हुए कहा, जो डर के मारे राजकुमार के बाजू से लिपट कर कांप रही थी। उस पल शेर पूरी ताकत से दहाड़ा और उन दोनों को यही महसूस हुआ कि जैसे दीवारें हिल उठी हों। राजकुमार ने राजकुमारी को एक तरफ हटाया और तलवार लेकर वो शेर की तरफ बढ़ने लगा। अभी राजकुमार ने 2 ही कदम उठाए होंगे कि अचानक एक चमगादड़ चीखती हुई राजकुमार से आ टकराई। उसने उसकी आंखों में पंजे मारने की कोशिश की थी। राजकुमार ने हाथ आंखों पर रखकर अपनी आंखें बड़ी मुश्किल से बचाईं, लेकिन इस झटके से तलवार उसके हाथों से निकल गई और उसी पल शेर ने पूरी ताकत से दहाड़ते हुए राजकुमार पर छलांग लगा दी। राजकुमार बिजली की तेजी से एक तरफ हटा और उसने पूरी ताकत से अपना घुटना अपने ऊपर झपटते हुए शेर के पेट में मारा, और शेर, जो अपनी ही रफ्तार में आ रहा था, उलटकर नीचे खाली जगह पर जा गिरा। राजकुमार भी अपनी जगह पर ना रुक सका और वो भी लड़खड़ाकर गिरे हुए शेर के पास खाली जगह पर जा गिरा, और फिर वे दोनों ही तेजी से उठकर खड़े हुए थे। तलवार संभालो। इसी पल राजकुमारी परी जमाल की आवाज सुनाई दी और दूसरे पल उसने तलवार राजकुमार की तरफ उछाल दी। शेर ने गरज कर एक बार फिर हमला करना चाहा, लेकिन अब तलवार राजकुमार के हाथ में आ चुकी थी। उसने तेजी से तलवार का वार शेर पर करना चाहा, मगर उसी पल वह चमगादड़ एक बार फिर घिनौने तरीके से चीखती हुई राजकुमार से आ टकराई और तलवार एक बार फिर राजकुमार के हाथ से गिर गई। और शेर भी शायद इसी मौके के इंतजार में था। उसने उछलकर हमला करना चाहा, लेकिन राजकुमार ने कमाल की बहादुरी से अपना हाथ शेर की गर्दन के नीचे देकर उसका जोरदार हमला रोका, और दूसरे पल उसने कमर में लटका हुआ खंजर निकालकर शेर के कोमल पेट को चीर दिया। शेर चीखता हुआ एक तरफ गिरा। राजकुमार ने बिजली की तेजी से तलवार उठा ली और शेर की गर्दन में 2-3 वार किए। दूसरे पल एक भयानक धमाका हुआ और शेर तुरंत गायब हो गया। चमगादड़ आ रही है। उसी पल राजकुमारी ने, जो राजकुमार से जरा ऊपर सीढ़ियों पर खड़ी हुई थी, चीखते हुए कहा, और राजकुमार फुर्ती से घुमा और इस बार उसकी तलवार सीधे अपने ऊपर झपटती हुई चमगादड़ से टकराई और चमगादड़ उछलकर नीचे जा गिरी। राजकुमार ने आगे बढ़कर पूरी ताकत से उस पर अपना जूता मार दिया। दूसरे पल एक जोरदार धमाके से चमगादड़ भी गायब हो गई। तुम वाकई बहादुर हो राजकुमार, राजकुमारी ने आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में एहसान मानने के भाव थे। अब सामने एक दरवाजा नजर आ रहा था, जिसकी कुंडी में एक बड़ा सा ताला लटक रहा था। राजकुमार ने तलवार का वार उस ताले पर किया और ताला आवाज के साथ कटकर एक तरफ जा गिरा। राजकुमार ने कुंडी खोली और लात मारकर दरवाजा खोल दिया। अंदर एक छोटा सा कमरा था और कमरा बिल्कुल खाली था। उसमें कहीं कोई गुब्बारा नजर नहीं आ रहा था। यहां तो कोई गुब्बारा नहीं है, राजकुमार ने इधर उधर देखते हुए कहा। हाँ, वाकई यहां तो कोई गुब्बारा नजर नहीं आ रहा। हालांकि अच्छे बौने ने बताया था कि तहखाने में 7 रंगों वाला गुब्बारा है, उसमें रामिश जादूगर की जान है। राजकुमारी ने परेशान होकर कहा, बौना झूठ नहीं बोलता, गुब्बारा जरूर यहां होगा। हो सकता है किसी जादू के कारण उसे छुपा लिया गया हो, राजकुमार ने कहा, और फिर उसने बौने की टोपी जेब से निकाली। बौने की टोपी, मुझे बताओ कि यह गुब्बारा कहाँ है?
राजकुमार ने पूछा। राजकुमार परवेज, 7 रंगों वाला गुब्बारा यही मौजूद है, लेकिन वो उस समय नजर आएगा जब रामेश जादूगर लाल जादू हासिल करके बाहर आएगा। उससे पहले नजर नहीं आ सकता। तुम यही रहो, और जैसे ही ये गुब्बारा नजर आए तुम उस पर झपट पड़ना। अगर रामेश जादूगर के पहुंचने से पहले तुमने ये 7 रंगों वाला गुब्बारा हासिल कर लिया तो फिर तुम जीत जाओगे, वरना रामेश जादूगर तुम पर भारी पड़ जाएगा। और ये भी सुन लो कि जब तक रामेश जादूगर तुम्हारे सामने ना आए तुमने गुब्बारे को फाड़ना नहीं। और एक बात और सुन लो कि 7 रंगों वाला गुब्बारा तुम्हारी तलवार या तुम्हारे खंजर से नहीं फटेगा। उसका एक ही तरीका है कि तुम उस गुब्बारे को रामेश जादूगर के सिर पर मौजूद सींगों पर पूरी ताकत से मार देना। बौने की टोपी ने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया, बौने की टोपी, राजकुमार परवेज ने कहा और टोपी को दोबारा जेब में डाल लिया। रामेश जादूगर तो 3 दिनों बाद निकलेगा और हम 3 दिन यही खड़े खड़े बिता देंगे। राजकुमारी परी जमाल ने परेशान होकर कहा, तुम ऐसा करो कि ऊपर जाकर आराम करो, मैं यही रहूंगा। ऐसा न हो कि हमें पता ही ना चले और रामेश जादूगर आकर गुब्बारे पर कब्जा कर ले। राजकुमार परवेज ने कहा, नहीं, इस तरह नहीं, बल्कि हमें बारी बारी पहरा देना चाहिए। राजकुमारी ने जवाब देते हुए कहा, ठहरो, मैं पूछ लूं कि बौने की टोपी इस बारे में क्या कहती है। राजकुमार परवेज ने कुछ सोचते हुए कहा और राजकुमार ने बौने की टोपी निकालकर उससे यही पूछा। शेर और चमगादड़ के मरने के बाद अब रामेश जादूगर किसी भी वक्त लाल जादू छोड़कर यहां आ सकता है। अब मामला उसकी मौत और जिंदगी का बन गया है। तुम दोनों सावधान रहो, बौने की टोपी ने कहा और राजकुमार परवेज ने सिर हिलाते हुए टोपी को जेब में रख लिया। अब बताओ, अगर हम सो जाते तो क्या होता? राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा और राजकुमारी ने सिर हिला दिया। रामेश जादूगर अपने खास कमरे में जादू देवता की मूरत के सामने बैठा लाल जादू हासिल करने के लिए मंत्र पढ़ रहा था कि अचानक उसके शरीर को एक जोरदार झटका लगा और उसने चौंक कर आंखें खोल दी। तुम्हारा खूनी पक्षी मारा जा चुका है। राजकुमार परवेज ने उसे मारकर उसका खून जादुई गुंबद पर छिड़क दिया है। एक आवाज सुनाई दी, ओह, तो क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा जादुई गुंबद में दाखिल हो जाएगा बस, रामेश जादूगर ने बेफिक्र होकर कहा और दोबारा आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने में खो गया। थोड़ी देर बाद उसके शरीर को एक और झटका लगा और उसने फिर आंखें खोल दी। तुम्हारी तस्वीर वाला शैतान अंधा हो चुका है, आवाज सुनाई दी। कोई बात नहीं, आगे शेर और चमगादड़ तो मौजूद है, वे एक पल में उस राजकुमार को खत्म कर देंगे। रामेश जादूगर ने दोबारा बेफिक्र होकर कहा और आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने में लग गया। अभी उसे मंत्र पढ़ते थोड़ी ही देर हुई थी कि उसके शरीर को दोबारा जोरदार झटका लगा और इस बार रामेश जादूगर बुरी तरह घबरा गया। तुम्हारा शेर और चमगादड़ दोनों मारे जा चुके हैं, ताला कट चुका है और राजकुमार परवेज और राजकुमारी परी जमाल गुब्बारे वाले कमरे में मौजूद है। आवाज सुनाई दी, जादू देवता, ये क्या हो रहा है? क्या ये राजकुमार मुझसे बड़ा जादूगर है? इस बार रामेश जादूगर ने घबराए हुए लहजे में सामने मौजूद जादू देवता की मूरत से कहा, वो बड़ा जादूगर नहीं है, लेकिन तुमने खुद ही राजकुमारी को जादुई गुंबद में कैद करने की मूर्खता की और फिर तुमने अल्लाह ताला का मजाक उड़ाया। अल्लाह ताला की मदद और ताकत जिसे मिल जाए उसका मैं भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रामेश जादूगर, जादू देवता की मूरत से कड़कदार आवाज सुनाई दी। अगर उन्हें गुब्बारा मिल भी गया, जादू देवता, तो वे फिर भी उसे ना फाड़ सकेंगे। उन्हें क्या मालूम कि गुब्बारा किस तरह फटता है। अगर उन्होंने उसे गलत तरीके से फाड़ने की कोशिश की तो वे जलकर राख हो जाएंगे। वैसे अगर तुम मुझे इजाजत दो तो मैं उन दोनों को खत्म करके बाकी मंत्र पूरा करूं। रामेश जादूगर ने दांत पीसते हुए कहा, लेकिन मंत्र पूरा किए बिना तुम्हारा जादू उन पर नहीं चल सकेगा। जादू देवता ने कहा, कोई बात नहीं,
मैं जादू के बिना ही उनसे निपट सकता हूं। रामिश जादूगर ने कहा, ठीक है, तो फिर जाओ। जादू देवता ने कहा, और रामिश जादूगर उसे प्रणाम करके उठा और उसने एक तरफ पड़ी हुई अपनी तलवार उठाई और दौड़ता हुआ कमरे से निकला। और थोड़ी देर बाद वो तलवार लहराता हुआ जादुई गुंबद में पहुंच गया। कहाँ है वो कमबख्त राजकुमार? मैं अभी उसकी गर्दन काट देता हूं। जादुई गुंबद में दाखिल होते ही रामिश जादूगर ने गुस्से से चीखते हुए कहा, मैं यहां हूं, आ जाओ। तहखाने से राजकुमार परवेज की आवाज सुनाई दी और रामिश जादूगर पैर पटकता हुआ सीढ़ियां उतरकर तहखाने में दाखिल हुआ। उसने जाते ही राजकुमार पर तलवार से हमला कर दिया। उसका हमला इस कदर जोरदार था कि राजकुमार को बड़ी मुश्किल से खुद को बचाना पड़ा। दूसरे पल उन दोनों के बीच जबरदस्त और भयानक मुकाबला शुरू हो गया। रामिश जादूगर की तलवार बिजली से भी ज्यादा तेजी से चल रही थी और राजकुमार को बड़ी मुश्किल से उसके हमले रोकने पड़ रहे थे, इसलिए गुब्बारा पकड़ने का मौका ही नहीं मिल रहा था। जबकि रामिश जादूगर के कमरे में दाखिल होते ही छत के पास मौजूद 7 रंगों वाला गुब्बारा नजर आने लगा था। अलबत्ता राजकुमारी परी जमाल उस गुब्बारे की ताक में थी, लेकिन छत उसके हाथों से काफी ऊंची थी। वो उसे पकड़ नहीं सकती थी और फिर उसे एक उपाय समझ में आ गया। वो नजरें बचाकर दरवाजे से निकली और सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर कमरे में गई और वहां से एक कुर्सी उठाकर दोबारा तहखाने में आ गई। राजकुमार परवेज और रामिश जादूगर लगातार लड़ रहे थे। अलबत्ता राजकुमार घायल हो चुका था। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, रामिश जादूगर ने चीखते हुए कहा। लेकिन राजकुमार भी लड़ाई के हुनर और तलवार चलाने में काफी माहिर था, इसलिए वो पूरी हिम्मत से मुकाबला कर रहा था। राजकुमारी परी जमाल ने कुर्सी एक तरफ रखी और फिर उस पर चढ़कर उसने छत की तरफ छलांग मारी। दूसरे पल वो गुब्बारा तो उसके हाथ में आ गया, लेकिन वो खुद को संभाल ना सकी और गुब्बारे समेत नीचे आ गिरी। अरे गुब्बारा, रामिश जादूगर ने अचानक चीखते हुए कहा और उसने तलवार फेंककर राजकुमारी को पकड़ना चाहा। मगर ये उसकी बदकिस्मती थी कि राजकुमारी गुब्बारे समेत उसके सिर पर गिरी और गुब्बारा पूरी ताकत से रामिश जादूगर के सींगों से टकराया और दूसरे पल एक भयानक धमाके से गुब्बारा फट गया और रामिश जादूगर चीखता हुआ फर्श पर गिरा और बुरी तरह तड़पने लगा। राजकुमारी को नीचे गिरने से चोट तो लगी थी, लेकिन गुब्बारा फट जाने की खुशी में वो जल्दी से उठ खड़ी हुई। कुछ पल तड़पने के बाद रामिश जादूगर अचानक जोर से हिला और फिर शांत हो गया। रामिश जादूगर अनजाने में मारा गया। एक आवाज सुनाई दी और इसके साथ ही हर तरफ गहरा धुआं सा छा गया। राजकुमारी बिना सोचे राजकुमार से लिपट गई। थोड़ी देर बाद धुआं खत्म हुआ तो उन्होंने खुद को एक सुनसान रेगिस्तान में खड़ा पाया। किला वगैरह सब गायब हो चुका था और फिर राजकुमारी परी जमाल खुशी से नाचने लगी। तुमने वाकई समझदारी और बहुत बहादुरी से काम लिया है, राजकुमारी परी जमाल, वरना ये जादूगर इतनी आसानी से न मरता। राजकुमार परवेज ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, ये सब तुम्हारी बहादुरी है। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, अस्सलाम वालेकुम। तुम दोनों की बहादुरी और समझदारी से दुनिया के सबसे भयानक जादूगर का खात्मा हो गया है। अचानक बौने की हंसती हुई आवाज सुनाई दी और राजकुमार और राजकुमारी ने चौंक कर देखा तो बौना उनके पास खड़ा मुस्कुरा रहा था और फिर उन दोनों ने बौने की मदद पर उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। अच्छा, अब मेरी टोपी मुझे वापस कर दो, मैं तुम्हें तुम्हारे देश पहुंचा देता हूं, बौने ने हंसते हुए कहा और राजकुमार ने जेब से उसकी टोपी निकालकर उसे थमा दी। अब तुम दोनों अपनी आंखें बंद कर लो, बौने ने टोपी सिर पर पहनते हुए कहा और उन दोनों ने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही दोनों को यही महसूस हुआ कि जैसे उनके पैरों के नीचे से जमीन गायब हो गई हो। आंखें खोल दो। थोड़ी देर बाद बौने की आवाज सुनाई दी और उन दोनों ने तुरंत आंखें खोल दी और उन्होंने देखा कि वे अपने देश की सीमा में मौजूद थे
और बौना गायब था। और फिर वे दोनों आगे चल पड़े। राजा को और बूढ़ी रानी को उन दोनों के आने की खबर मिल गई और उन्होंने शहर के दरवाजे पर उन दोनों का स्वागत किया। राजकुमारी परी जमाल अपनी मां से लिपट गई और राजकुमार परवेज अपने पिता के गले लग गया। जब राजा को राजकुमार की बहादुरी का पूरा हाल मालूम हुआ तो राजा बहुत खुश हुआ और उसने पूरे देश में जश्न मनाने का ऐलान कर दिया। बूढ़ी रानी ने भी राजकुमार और राजा का शुक्रिया अदा किया। महाराज, मैं राजकुमारी परी जमाल से शादी करूंगा। ये बहुत बहादुर और समझदार राजकुमारी है। राजकुमार परवेज ने राजा से कहा, बिल्कुल, मुझे भी राजकुमारी बहुत पसंद है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर खुद चलकर राजा बूढ़ी रानी के पास गया और उसकी बेटी राजकुमारी परी जमाल का रिश्ता अपने बेटे राजकुमार परवेज के लिए मांगा। बूढ़ी रानी इस रिश्ते पर बहुत खुश हुई और उसने फौरन हाँ कर दी, क्योंकि राजकुमारी परी जमाल ने अपनी मां को पहले ही बता दिया था कि उसे राजकुमार परवेज की बहादुरी बहुत पसंद है। इसके बाद कुछ दिनों बाद दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी हो गई। पूरे देश में रोशनी की गई और जश्न मनाया गया। अगर तुम कहो राजकुमारी, तो मैं तुम्हारे जालिम चाचा से लड़कर तुम्हारा ताज और सिंहासन तुम्हें वापस दिला दूं। शादी के एक दिन बाद राजकुमार परवेज ने राजकुमारी से कहा, मेरा क्या ताज और सिंहासन है, वह भी तुम्हारा ही है, लेकिन मैं अपने जालिम चाचा से बदला जरूर लेना चाहती हूं। राजकुमारी ने गंभीर लहजे में कहा। फिर राजकुमार एक दिन अपने देश की फौज लेकर राजकुमारी के चाचा के देश गया और बहुत बहादुरी से लड़कर उसके जालिम चाचा को मारकर देश जीत लिया। वहां की जनता चूंकि पहले ही राजकुमारी परी जमाल के चाचा के जुल्म से परेशान थी, इसलिए वो जनता इस हार से भी खुश हुई और फिर राजकुमार परवेज ने बूढ़ी रानी को सिंहासन पर बिठा दिया। इस तरह उस बूढ़ी रानी को अपने स्वर्गवासी पति वाला ताज और सिंहासन दोबारा मिल गया और वो बहुत खुश हुई। लेकिन उसने अपना ताज उतारकर राजकुमार को पहना दिया। बेटा, ये सब कुछ तुम्हारी बहादुरी से हुआ है, इसलिए अब दोनों देशों के राजा तुम ही हो, बूढ़ी रानी ने कहा और राजकुमार ने उसका शुक्रिया अदा किया। इस तरह राजकुमार परवेज दोनों देशों का राजा बन गया, क्योंकि उसके पिता ने भी अपना ताज और सिंहासन राजकुमार के हवाले कर दिया था और खुद इबादत में लग गए थे। राजकुमारी परी जमाल भी बहुत खुश थी कि वो न सिर्फ भयानक जादूगर के चंगुल से निकल आई है, बल्कि दोनों देशों की रानी भी बन गई है। इस तरह वे सब सुख शांति से जिंदगी बिताने लगे।